अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। इस वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री ग्रेड 12 यूनिट 6 ट्रांजिशन मेटल्स के तमाम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस का सलूशन, एक्सरसाइज के तमाम एमसीक्यूज का सलूशन, एक्सरसाइज के शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का सलूशन, एक्सरसाइज के लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का सलूशन, ऑल इन वन वीडियो। तमाम चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी दिया गया है। काइंडली आप टाइम स्टैम्प पे डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्ट वो चीज़ समझ लें जो आप चीज़ समझना चाहते हैं। आप हम शुरू करते हैं यूनिट 6 ट्रांजिशन मेटल्स की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। इन कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट से रूल्स देख लेते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, जैसे हमारे पास अमोनिया, वाटर, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। कुछ हमारे पास होते हैं एनोनिक लिगेंड्स, जैसे क्लोरीन आयन, OH माइनस आयन, साइनाइड आयन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इनके चार्ज के इक्वल होती है। जैसे इन सब पे अगर -1 चार्ज है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। तो आयनिक लिगेंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज ऑफ लिगेंड्स के इक्वल होती है। और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लिगेंड्स का चार्ज ये इक्वल होता है कॉम्प्लेक्सेस के चार्ज के। हमारा पहला कॉम्प्लेक्सेस है CO कोबाल्ट NH3 अमोनिया की होल पावर 6 यानी हेक्सा अमोनिया Cl3 ट्राइक्लोराइड। इसमें कॉम्प्लेक्स का चार्ज है +3। यहाँ पे हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर चार्ज होगा +3। वो हमें पता चला क्योंकि एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो 3 क्लोरीन का चार्ज -3 होगा। अब लिगेंड्स जिसमें है अमोनिया NH3, इसके 6 होल मालिक्यूल हैं और ये हमारा एक न्यूट्रल लिगेंड्स है। तो अगर हम इस तरह इसको कैलकुलेट करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO कोबाल्ट +6 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि हमारे पास जो अमोनिया है वो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0 और इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट एज अ होल कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। तो इन दोनों का सम होगा तो ये इक्वल टू होगा +3। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लिगेंड्स का चार्ज ये होता है कॉम्प्लेक्स का चार्ज। तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज आ जाएगा हमारे पास +3। इस तरह कोबाल्ट का चार्ज आएगा +3। अगर हम इसे न्यूमेरिकल की फॉर्म में सॉल्व करना चाहें तो हम कोबाल्ट को कह देंगे x और अमोनिया एक न्यूट्रल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 0 एज अ होल ये हो गए 3। तो x की वैल्यू ये 6 0 0 हो जाएगा तो s की वैल्यू डायरेक्ट +3 आ जाएगी। तो कोबाल्ट का चार्ज आ जाएगा +3। हमारा दूसरा है Na2 सोडियम 2। देखिए एक सोडियम का पॉजिटिव चार्ज होता है +1 तो 2 सोडियम होंगे तो इसका चार्ज होगा +2। अगर सोडियम Na2 का चार्ज होगा +2 तो MnCl5 का चार्ज होगा एज अ होल -2 और इसमें 5 क्लोरीन लिगेंड्स हैं और क्लोरीन का चार्ज होता है -1 तो 5 क्लोरीन लिगेंड्स का चार्ज होगा -5। और हमारा फार्मूला था सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लिगेंड चार्जेस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स चार्ज। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये हमने निकालनी है Mn की, प्लस लिगेंड चार्ज ये है Cl5। तो क्लोरीन का चार्ज होता है -1 तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn एज अ होल इन दोनों का कॉम्प्लेक्सेस का चार्ज होगा -2। और आप इसे x लिख के भी कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn लिख के भी कर सकते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -5, ये उस तरफ जाके हो जाएगा +5 +5 -2 आ जाएंगे +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn आ जाएगी हमारे पास Mn +3। नेक्स्ट है हमारे पास CO साथ में En होल ट्वाइस और H2O होल ट्वाइस। इस कॉम्प्लेक्सेस के साथ कोई भी कॉन्टेरियन नहीं है, नो कॉन्टेरियन, तो इसको हम न्यूट्रल अज्यूम करेंगे। तो लिगेंड्स 2En ये भी न्यूट्रल और H2O लिगेंड्स ये भी न्यूट्रल और एज अ होल भी ये न्यूट्रल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट CO ये हो, इसको अगर हम x ले लें तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और फिर वाटर के लिए भी 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट आ जाएगी 0 न्यूट्रल। नेक्स्ट है CuCl4 की होल चार्ज -2। इसके अंदर लिगेंड्स हैं 4Cl क्योंकि हर क्लोरीन का चार्ज जो होता है वो -1 होता है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन जो कि है -1 और दोनों को सम करेंगे तो इक्वल आएगा कॉम्प्लेक्सेस के चार्ज के और कॉम्प्लेक्सेस का चार्ज है 2 जब हमने 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया ये -4 हो जाएगा। जब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो +4 और -2 s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +2। इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर आएगी +2। नेक्स्ट है Na4 और साथ में कॉम्प्लेक्स और सोडियम 1 हो तो इसका चार्ज होता है +1 तो 4 सोडियम का चार्ज होगा +4 4 सोडियम का चार्ज होगा जिसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज आएगा -4। इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा -4 जिसमें हमारे पास 2 साइनाइड के लिगेंड्स हैं और साइनाइड के लिगेंड्स का चार्ज होता है -1 और 2 साइनाइड के लिगेंड्स हैं तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2। और फेरस जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है इसको हम ले लेते हैं x। फिर OH एक लिगेंड है और हर OH लिगेंड्स का चार्ज होता है -1। इसको यहाँ पे होल 4 है तो -1 को भी 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एज अ कॉम्प्लेक्स होल कॉम्प्लेक्स का चार्ज है हमने फाइंड किया -4 सोडियम की मदद से, तो एज अ होल कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा -4। अब हम ये दोबारा ये फार्मूला अप्लाई किया है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लिगेंड्स का चार्ज और ये दो हैं हमारे लिगेंड्स के चार्ज इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स का चार्ज इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स का चार्ज -4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे x -2
-1 2 -2 -1 4 -4। इसको हम सिंप्लीफाई किया तो -6, ये जाके +6 हो जाएगा, +6 और -6 तो S की वैल्यू आ जाएगी +2। इस तरह आयरन ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस। कॉम्प्लेक्स आयन को नाम देने से पहले हम इनके कुछ नोमेनक्लेचर के मेन रूल स्टडी कर लेते हैं। लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। लिगेंड्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखा जाता है। प्रीफिक्सेस डाई या ट्राई इंडिकेट लिगेंड्स काउंट्स। लिगेंड्स के साथ प्रीफिक्स डाई या ट्राई, इस तरह टेट्रा लगाया जाता है। डाई 2 लिगेंड्स के लिए, ट्राई अगर वो उसके 3 हैं, होल ट्राइस है तो ट्राई लगाएंगे। और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है। और एनोनिक कॉम्प्लेक्सेस के साथ मेटल सुफिक्स लगाया जाता है 8। आप पहला कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं और इसका नाम देते हैं। इसमें लिगेंड्स हैं अमाइन, अमोनिया से अमाइन NH3, और होल इसके 4 मॉलिक्यूल हैं। और दूसरा लिगेंड्स है क्लोरो Cl- और एज अ होल इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्योंकि लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, इसलिए अमाइन A से शुरू होता है, इसको पहले लिखेंगे, और क्लोरो C से शुरू होता है, इसको बाद में लिखेंगे। और अमाइन के 4 मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं, तो ये हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा अमाइन। और क्लोरो के 2 मॉलिक्यूल हैं या 2 एटम हैं, तो ये हो जाएगा डाई क्लोरो। तो नेम बन जाएगा टेट्रा अमाइन देन डाई क्लोरो। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट की थी, तो वो आएगी +3। असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 में हम सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट की है, इसी तरह इसकी भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो आएगी +3। और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमेरिकल में लिखा जाता है, तो कोबाल्ट +3 को हम लिखेंगे कोबाल्ट और रोमन में 3। और लास्ट में इसका अनाइन है क्लोरीन, जिसे लिखते हैं हम क्लोराइड। तो अब इसका नाम बन गया टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। टेट्रा अमाइन लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, डाई क्लोरो कोबाल्ट 3 और लास्ट में क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास ZnOH की होल 4 मॉलिक्यूल और इसका होल चार्ज है -2। इसमें एक ही लिगेंड्स है हाइड्रोजो और OH पे चार्ज होता है -1, तो जब होल 4 हो जाएगा तो चार्ज हो जाएगा 4। अब OH 4 के लिए हम क्योंकि लिगेंड्स को सबसे पहले लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 4 के लिए टेट्रा हाइड्रोजो। उसके बाद हम आएंगे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। हम जानते हैं कि एक OH का चार्ज होता है -1, तो 4 OH का चार्ज होगा -4, लेकिन एज अ होल इसका चार्ज है -2। और अगर हम जिंक को X लेट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी Zn+2। फोर्थ रूल कहता है कि अनोनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम सुफिक्स 8 लगाते हैं, इसलिए जिंक के साथ हमने यहाँ पे 8 लगा देंगे। अब हमारा बनेगा 4 लिगेंड्स वाला टेट्रा हाइड्रोजो, फिर Zn हो जाएगा जिंक, और क्योंकि ये एक अनोइन नेगेटिव आयन वाला कॉम्प्लेक्स है तो नेगेटिव आयन वाले कॉम्प्लेक्स के साथ लगाते हैं 8, तो हो जाएगा जिंक 8। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट की है +2, और ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में लिखा जाता है, तो ये अब लिखा जाएगा रोमन नंबर में 2। अभी हमारा नाम बन जाएगा टेट्रा हाइड्रोजो जिंक 8 2 आयन। नेक्स्ट हमारे पास एक कैटोनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें 2 लिगेंड्स हैं, एक है क्लोरो दूसरा है अमाइन। और रूल कहता है कि लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, इसलिए हमारे पास अमाइन पहले लिखा जाएगा, क्लोरो बाद में लिखा जाएगा। और अमाइन के यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल हैं, 4 अमाइन के मॉलिक्यूल के लिए इसका नाम बन जाएगा टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। और क्लोरो के यहाँ 2 एटम्स हैं, तो क्लोरो के लिए लिखा जाएगा डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। एज अ होल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, और अमोनिया हमारे पास एक न्यूट्रल लिगेंड है, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक की -1 होती है तो 2 की हो जाएगी -2। तो अगर Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट हम +x लिख लें, x लिख लें और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -2 वहाँ जाके +2 हो जाएगा, और इस +1 के साथ सिंप्लीफाई होके हमारे पास मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमेरल में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा क्रोमियम 3। अब ये हमारा नाम बन जाएगा टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो क्रोमियम 3 आयन। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.2 व्हाट आर डीजेनरेट एंड नॉट डीजेनरेट 3D ऑर्बिटल्स। तो हम कंपैरिजन करेंगे डीजेनरेट और नॉट डीजेनरेट 3D ऑर्बिटल्स का। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होती है, जैसे 5D ऑर्बिटल्स इन फ्री आयन, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पे 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। अगर इनका एनर्जी ग्राफ देखा जाए तो ये एक ही एनर्जी ग्राफ में आ रहे हैं। तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स की हमेशा सेम एनर्जी होती है, जैसे 5 3D ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी इन फ्री आयन। नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल की डिफरेंट एनर्जीज होती हैं इन क्रिस्टल फील्ड। जैसे देखें अगर कोई हमारे पास नॉन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होगा तो उसकी एनर्जी भी मुख्तलिफ होगी। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डीजेनरेट 3D ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन सम कॉम्प्लेक्सेस व्हाइल नॉट इन अदर्स। क्यों कुछ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में, और कुछ में ये नहीं होते।
क्यों? वाई स्प्लिटिंग अकर इन सम कॉम्प्लेक्सेस। तो स्प्लिटिंग को देखते हैं। स्प्लिटिंग ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिगेंड्स क्रिएट करते हैं एंड नाइसोट्रोपिक फील्ड ऑक्टाहेड्रल फील्ड जिसमें स्प्लिट हो जाती हैं इनटू T2G ऑर्बिटल में जो है DXY DYZ या DZX और एंड EG ऑर्बिटल में जिसे कहते हैं DZ² और DX² - Y² ऑर्बिटल्स। और दूसरा है टेट्राहेड्रल फील्ड जिसमें वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू E ऑर्बिटल जो है DZ² DX² - Y² और T2 ऑर्बिटल में जो है DXY DYZ और DZX में। कुछ में वो स्प्लिट नहीं होते, नॉन स्प्लिटिंग। इन स्फेरिकल सिमेट्री फ्रीऑन या आइसोट्रोपिक फील्ड में वो स्प्लिट नहीं होते। यहाँ भी आप देख सकते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स और नॉन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड कॉनिक्स में देख सकते हैं कि हमारी कौन स्प्लिट हो गई है पॉइंट में, लाइन में और इंटरसेक्टिंग लाइन में, जबकि नॉन डीजेनरेटेड कॉनिक्स में हमारे पास कोन को काटने पे सर्कल मिलते हैं, हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला मिलते हैं। आप ये मैथ के क्लास 12 के चैप्टर कॉनिक्स में भी स्टडी कर सकते हैं कि कैसे कॉनिक्स को कट करने पे सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला मिलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ द डी सबशेल by John Taylor distortion. So complexes of copper plus 2 ion having a D9 configuration are among the most common one that exhibit such a distortion. तो copper 2 ion in regular octahedral environment में इस तरह होता है, लेकिन copper 2 after John Taylor distortion के बाद वो degenerated orbital split हो जाते हैं और बना दी हैं उन्होंने orbital dx2 - y2, dz2 और dxy और dxz और dyz। यहाँ भी आप देख सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द डी सबशेल इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन जिसमें T2G सेट जिसे dyz ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिसमें ब्लू वाले हमारे लाइगेंड्स डोनर हैं एटम ऑर्बिटल्स यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और ये हमारा ऑर्बिटल है dz2 और ये ऑर्बिटल है जिसे कहते हैं EG सेट ऑर्बिटल dx2 - y2। dz2 के लिए अगर देखें तो ये हमारे पास z वाली ऑर्बिटल में इसका ये हमारा ऑर्बिटल आ रहा है, ये dyz है। अगर ये हमारा है z तो इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे ये हमारा होगा y। तो अगर हमारा यहाँ पे ये z है तो इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे ये होगा हमारा y और ये वाला ब्लू वाला हमारा होगा x। इसी तरह यहाँ पे है x² - y², ये रेड वाला हमारा होगा x² और ये आ जाएगा हमारे पास y²। इस तरह डी सबशेल जो है वो स्प्लिट कर जाता है मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स में। क्वेश्चन 3 है वाई डिफरेंट लिगेंड्स कॉज डिफरेंट स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ई, गिव वन एग्जांपल्स। तो लिगेंड्स कॉजिंग डिफरेंट डेल्टा ई एनर्जी, इसके लिए हम देखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें आयोडीन सबसे नीचे है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड सो ऑन। और एग्जांपल में देखेंगे, एग्जांपल में है कोबाल्ट F6 तो होल चार्ज है कॉम्प्लेक्स का -3। अगर ये वीक फील्ड में होगा तो इसका डेल्टा होगा 18200 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन अगर यही स्ट्रॉन्ग फील्ड में होगा तो इसका डेल्टा होगा 34800 सेंटीमीटर इनवर्स। और थ्योरी में आप लिख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स स्प्लिट डी ऑर्बिटल टू ग्रेटर एक्सटेंट। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिट कर देते हैं ऑर्बिटल को ग्रेटर एक्सटेंट, हैंस कॉज हायर स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ई देन अ वीक फील्ड लिगेंड्स। कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो स्प्लिटिंग का जो डेल्टा होगा वो भी ज्यादा होगा और अगर वीक फील्ड होगी तो स्प्लिटिंग का डेल्टा भी कम होगा, जैसे हमने एग्जांपल में बताया है। इसका ट्रेंड यहाँ भी और यहाँ भी दिया गया है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्यादा एक्सटेंट में स्प्लिट कर देती है डी ऑर्बिटल्स को एज कम्पेयर टू वीक फील्ड। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ने डी ऑर्बिटल को ज्यादा एक्सटेंट पे स्प्लिट कर दिया है और वीक फील्ड लिगेंड ने डी ऑर्बिटल को डेल्टा ई कम स्प्लिट किया है। Concept assessment exercise 6.3 अरेंज करें फॉलोइंग लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट इन लिगेंड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आयरन 2 complexes। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के मेजर करता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला के स्टेबिलिटी कांस्टेंट के ये होगा MLN ओवर M की कंसंट्रेशन ऑइन में और M की कंसंट्रेशन और L की कंसंट्रेशन और जो N है ये इसकी पावर हो जाएगी। ऑर्डर फॉलो द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड अर्विल विलियम सीरीज फॉर Fe+2 कॉम्प्लेक्स जिसे बॉर्डर लाइन एसिड भी कह सकते हैं। अब हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले Br- ये सॉफ्ट और वीक फील्ड है इसकी, फिर हमारे पास है H2O ये हार्ड और वीक फील्ड है, फिर है हमारे पास अमोनिया NH3 ये बॉर्डर लाइन मॉडरेट फील्ड है, फिर हमारे पास आएगा OH- आयन इसकी हार्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, सबसे आखिर में आएगा CN- साइनाइड आयन ये सॉफ्ट और वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। इस तरह हम इसको अरेंज कर सकते हैं लिगेंड्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में देखेंगे Br- आयन वीकेस्ट लिगेंड है, हैलाइड पाई डोनर है और लॉग के 1 इसकी वैल्यू तकरीबन 0.5 आएगी। H2O ये रेफरेंस लिगेंड है, न्यूट्रल है, वीक फील्ड है, इसकी लॉग के 1 की वैल्यू तकरीबन 0 आएगी बाय कन्वेक्शन मेथड। फिर अमोनिया ये स्ट्रॉन्गर है देन वाटर मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन डोनर है, इसकी लॉग के 1 की वैल्यू आएगी 1.4।
फिर हमारे पास OH माइनस आयन, ये एनोनिक और स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसकी लॉग K1 की वैल्यू आएगी 4.5, ये हाई है ड्यू टू चार्ज, इस पे चार्ज आ गया इसलिए K1 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। फिर साइनाइड माइनस आयन है, स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स हैं, ये पाई एक्सेप्टर है और इसकी K1 की वैल्यू 6.0 आएगी। अगर इस ऑर्डर में हमसे तरतीब दें तो Br लेस देन H2O लेस देन अमोनिया लेस देन OH माइनस आयन लेस देन साइनाइड आयन। क्वेश्चन नंबर 2, वाई कैन अमोनिया रिप्लेस वाटर इन कॉपर 2 कॉम्प्लेक्सेस, क्यों अमोनिया रिप्लेस कर देती है वाटर को इन कॉपर 2 कॉम्प्लेक्सेस। थ्योरी देखेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर कॉपर अमाइन टेट्रा अमाइन जिसका होल चार्ज +2 है, इसकी लॉग बीटा 4 की वैल्यू है 12.0। स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखेंगे फॉर CuH2O होल 6, इसे चार्ज है +2, लॉग बीटा 6 इसकी वैल्यू आएगी 0, क्योंकि H2O को हम रेफरेंस लिगेंड लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक्सप्लेन करके आए हैं कि H2O लिगेंड को हम रेफरेंस लिगेंड लेते हैं, इसकी K की वैल्यू 0 ले जाती है। अब रिएक्शन देखेंगे, CuH2O होल 6 की चार्ज +2 प्लस करेंगे 4 अमोनिया और ये चेंज हो जाएगा कॉपर टेट्रा अमाइन होल चार्ज +2 और 6 वाटर मॉलिक्यूल में। अब इसे हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट के फार्मूले में पुट करेंगे, जो 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में हम सीख के आए हैं कि M + NL अगर चेंज हो रहा हो MLN के तो प्रोडक्ट के आयन की कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी और रिएक्टेंट के आयन की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी और L की पावर N हो जाएगी। उस फार्मूले के तहत हम यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आयन के ऊपर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आयन की तादाद नीचे पुट करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हायर K फॉर अमोनिया, K ऑफ अमोनिया बहुत ग्रेटर देन होती है K ऑफ वाटर ड्यू टू स्ट्रॉन्गर कॉपर नाइट्रोजन बॉन्ड। सेकंड है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड, अमोनिया एक स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है। बेसिसिटी, अमोनिया pKb की वैल्यू है 4.75, इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, क्योंकि वाटर की pKa की वैल्यू है 15.7। ये डोनेट करेगा डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन मोर एफिशिएंटली। फिर है चार्ज डेंसिटी, अमोनिया फॉर्म करेगा मोर कोवलेंट बॉन्ड विद कॉपर +2 आयन, जिसमें D9 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मेथड। तो कंक्लूजन होगी कि अमोनिया इज अ सब्स्टिट्यूशन इज थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड ड्यू टू हाई कम्प्लेक्स स्टेबिलिटी। अमोनिया की सब्स्टिट्यूशन थर्मोडायनेमिकली ज्यादा होगी क्योंकि इसकी हायर कम्प्लेक्स स्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू वाटर। इसलिए एक्वस कॉपर +2 सोल्यूशन जो ब्लू कलर का होगा, जब उसमें हम अमोनिया ऐड करेंगे तो कॉपर OH ट्वाइस सोल्यूशन ये पेरिस्पेट हो जाएगा, ये निकल जाएगा। मजीद अमोनिया ऐड करने पे वो कॉपर अमोनिया होल 6 +2 सोल्यूशन बना देगा जिसका कलर पर्पल होगा और ये ब्लू से इसका कलर चेंज हो जाएगा और अमोनिया रिप्लेस कर देगी वाटर को इन कॉपर 2 सोल्यूशन में। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के MCQs का सोल्यूशन। MCQ नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज D10 सब शेल। तो D10 कॉन्फिगरेशन जो होती है हैज फुली फिल्ड d ऑर्बिटल, उसका d ऑर्बिटल फुली फिल होता है। अब 1 by 1 इसके d ऑर्बिटल देखेंगे। कॉपर +2 आयन, कॉपर एटॉमिक नंबर 29 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखी जाए तो ये आ रही है 3D9, D10 नहीं आ रही। आगे जिंक +2 आयन देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर है 30, ये आ रहा है Zn+2 का ऑर्गन डबल गैस और देन 3D10 यानी 3D10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट है। Mn एटॉमिक नंबर 25, इसका भी 3D5 आ रहा है, ये भी d ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं है। और क्रोमियम Cr एटॉमिक नंबर 24, इसका भी 3D5 आ रहा है, इसका भी 3D10 नहीं आ रहा। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा Zn+2 ऑप्शन बी हैज D10 कॉन्फिगरेशन। और Zn की कॉन्फिगरेशन होगी 4s, 3D के पांचों सब ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे और Zn+2 में 4s हमारा एम्प्टी होगा और 3D हमारा कंप्लीट होगा। देखिए 3D के पांचों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट है। MCQ नंबर 2 है, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिंक एलिमेंट। जिंक एलिमेंट के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं, इट हैज कंप्लीट 3D सब शेल। तो स्टेट नंबर 1 कि जिंक स्टेट का 3D सब शेल कंप्लीट होता है जो MCQ नंबर 1 में है, तो ये हमारा ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज ट्रांजिशन मेटल, डेफिनेशन बाय इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल in compound Zn2+ is d filled, so false। तो by definition अब Zn+2 का d ऑर्बिटल completely filled है, filled d ऑर्बिटल वाला ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट हमारी false है। थर्ड देखते हैं, it form colorless complexes। तो कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं ZnH2O होल हेक्सा और चार्ज इसका होगा +2, ये कलरलेस है। इट्स मीन कि जो Zn है वो कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, तो ये थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू। फोर्थ देखते हैं, इट कैन एग्जिट इन वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक प्रीडोमिनेटली शो +2, जिसकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 ZnO में, ZnCl2 में। इट्स मीन दैट कि हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू है। सो 1, 3, 4 ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन बी पे 1, 3, 4 ओनली। 3, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयरन कैटाइन इन द कॉम्प्लेक्स Fe साइनाइड हेक्सा और चार्ज इसका है -3। तो की कंसेप्ट देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ये डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और कॉम्प्लेक्स चार्ज की होल ऑक्सीडेशन है 3-।
जिसमें साइनाइड CN-, साइनाइड का ऑक्सीजन स्टेट होती है -1, तो -1 और इसके टोटल 6 मॉलिक्यूल हैं, तो -1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6। अब या साइनाइड की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे -6, और फेरस की हमने ऑक्सीजन स्टेट निकाल ली है, तो फेरस की ऑक्सीजन स्टेट को हम कह देते हैं X, और एज अ होल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3- इज इक्वल टू आ जाएगा 3-। इसको सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी +3। और फेरस जिसका एटॉमिक नंबर है 26, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन 4s2 3d6, और जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे और इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी फेरस की +3, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जब इसके 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, एक 3d1 में से लूज होगा, तो 4s2 लूज हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा, एक 3d6 में से भी एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, तो पीछे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी ऑर्गन 3d5, ऑप्शन बी, ऑर्गन 3d5 करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आंसर नंबर 4 है व्हाई इज द हेक्सा एक्वा कॉपर 2 ऑइन ब्लू इन कलर। हेक्सा एक्वा कॉपर 2 का ब्लू कलर क्यों होता है? की कॉन्सेप्ट में कलर बनते हैं रिजल्ट फ्रॉम डी टू डी ट्रांजिशन अब्सॉर्बिंग स्पेसिफिक वेवलेंथ। जैसे स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में देखा जाए तो कॉपर हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स आयन जिसका चार्ज +2 है वो अब्सॉर्ब करेगा लाइट इन द रेड रीजन, उसकी अप्रॉक्सिमेट वेवलेंथ है 600 से 800 नैनोमीटर, और जब रेड रीजन को अब्सॉर्ब कर देगा तो वो ब्लू रीजन को ट्रांसमिटेड कर देगा, वो उसका कॉम्प्लीमेंटरी कलर है, और जब वो रेड लाइट को अब्सॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंटरी कलर वो ब्लू को अमिट करेगा, तो अब्सॉर्ब रेड एंड ट्रांसमिट ब्लू कलर, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कि डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अब्सॉर्ब रेड वेवलेंथ एंड ट्रांसमिट द रिमेनिंग लाइट, तो रिमेनिंग लाइट है ब्लू, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। 5 cyanide ligand CN- कैन फॉर्म 2 complexes। ये cyanide ligand CN- ये 2 complexes बना सकता है विद आयरन, जिसका फार्मूला में दिया गया है Fe हेक्सासाइनाइड और चार्ज है 3- और Fe हेक्सासाइनाइड उसका चार्ज है हमारे पास 4-। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन देम? इन दोनों में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पहले देते हैं FeCN हेक्सासाइनाइड और चार्ज है 3-, इसको सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है साइनाइड इसका चार्ज होता है -1 और इसके यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं, तो -1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लाइगेंड्स आ जाएंगे -6, तो हम साइनाइड 6 की जगह लिख देते हैं -6। एज अ होल इसका चार्ज यहाँ पे देखिए यहाँ है 3-, तो एज अ होल इसको 3- लिख देंगे, और हम आयरन को कह देते हैं X, आयरन की ऑक्सीडेशन को कह देते हैं X। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, X +- 6 इज इक्वल टू -3, इसको सॉल्व करेंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी +3। इसी तरह हम दूसरे को सॉल्व करते हैं Fe साइनाइड, और वही इसमें दोबारा साइनाइड को 6 से मल्टीप्लाई करें तो लाइगेंड्स का चार्ज आ जाएगा -6, और एज अ होल इसका चार्ज है -2 -4, एज अ होल इसका चार्ज है -4, और आयरन को हम कह देते हैं फेरस को X, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी +2। इस तरह इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में हमारी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 एंड +2, ऑप्शन डी। ट्रांजिशन मेटल ये डिफरेंट होते हैं अल्कली मेटल से भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल से बहुत से वेज में। विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अबाउट द ट्रांजिशन मेटल व्हेन कंपेयर्ड विद ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल। जब ट्रांजिशन मेटल को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल के साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है? जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जैसे सोडियम कैल्शियम ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये पानी में तो एक्सप्लोड हो जाते हैं, एक्सप्लोड इन वाटर, और इनके मुकाबले में जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं जैसे फेरस आयरन कॉपर ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये स्लो कोलिजन करते हैं विद वाटर। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है दे आर मोर रिएक्टिव, जबकि ये होता ऐसा नहीं है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब है ये वाला हमारा ऑप्शन हमारी लिखा है कौन सी स्टेटमेंट फाइंड करनी है इनकरेक्ट है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट देखें तो कलर्ड कंपाउंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन, बिल्कुल ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कलर कंपाउंड होते हैं, ये हमारी स्टेटमेंट ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम डी ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक है, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, भी ठीक है। तो बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है ए बी सी वो ठीक है, सिर्फ डी वाली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक्चुअल में ट्रांजिशन मेटल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के मुकाबले में कम रिएक्टिव होते हैं, तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर डी। MCQ नंबर 7 द स्पीशीज दैट कैन एक्ट एज लाइगेंड इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में वो स्पीशीज जो लाइगेंड की तरह एक्ट कर सकती है वो कौन सी होती है? जो लाइगेंड होते हैं वो डोनेट करते हैं लून पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन, तो लाइगेंड डोनेट करते हैं लून पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन, इसकी बाय डेफिनेशन भी है, और इसमें CH4 इसके पास कोई लून पेयर नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं सकता। बी ऑप्शन देखते हैं C6H6 ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर तो है और ये बनाता है C6H4OH होल ट्वाइस, लेकिन हमें अगले ऑप्शन भी देखने होंगे कि सोडियम ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके आयनिक बॉन्ड बनाता है, लेकिन मेटल जो सोडियम मेटल है ये कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है C6H4OH ट्वाइस। कैटाकोल बाइडेंटेड लाइगेंड्स ये डोनेट करता है विया ऑक्सीजन एटम, एग्जांपल है इन
Ti कैटानोल होल थराइस और इसका चार्ज होगा -2। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है बी और डी में से वो है C6H4OH2। ये एक बहुत ही कॉमन लेगेंड है, तो हम करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे C6H4OH ऑप्शन डी। क्योंकि C6H6 के मुकाबले में तो C6H6 भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटेड है और ये भी बाद में यही बनाएगा और ये हमारे पास ज्यादा कॉमन लेगेंड्स हैं, तो इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी है। 8 ट्रांजिशन मेटल कैन शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी मोस्ट कॉमन है इन फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो इसका बेस्ट आंसर है +2 ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन एलिमेंट की ड्यू टू लॉस ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन, कि 4s इलेक्ट्रॉन बहुत ही कॉमनली ये लूज कर देते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं आप, Fe हेक्सा एक्वा +2 आयन, कॉपर का हेक्सा एक्वा +2 कॉम्प्लेक्सेस और निकल का भी हेक्सा एक्वा +2 कॉम्प्लेक्सेस, ये तीनों में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। 4s इलेक्ट्रॉन और लॉस फर्स्ट, क्योंकि 4s इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लूज होते हैं, इनकी एनर्जी हायर होती है देन 3d ऑर्बिटल से। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए +2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। 9 which one of the following properties of transition metal is held responsible for their catalytic behavior। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल कैटालिटिक बिहेवियर शो करते हैं और एज अ कैटलिस्ट वो यूज होते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसकी वजह से रेडॉक्स साइक्लिंग होती है और ये कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल V2O5 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें SO2 गैस O2 के साथ रेड करके SO3 गैस बनाती है, इसमें वैंडियम की ऑक्सीजन स्टेट +5 होती है और ये +4 में चेंज होती है, ये इंटरकन्वर्ट स्टेट चेंज होती रहती है, ये फैसिलिटेट करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट जो है वैंडियम की है +5 एंड +4, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फैसिलिटेट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट या डेंसिटी ये डायरेक्टली रिलेट नहीं करती कि ट्रांजिशन मेटल एज अ कैटलिस्ट यूज हो। जो क्राइटेरिया से यूज होने के लिए डायरेक्टली रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑप्शन बी दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। 10 है द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ निकल इन कॉम्प्लेक्स NiEn होल ट्वाइस OH2 होल ट्वाइस और होल कॉम्प्लेक्स का चार्ज है 2+। इसमें हमने निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच, कितने डोनर एटम अटैच हैं। अगर हम En देखें, En इथाइलिन डाई अमाइन बाइडेंटेट, ये 2 डोनर एटम पर लिगेंड्स यहाँ पे अटैच हैं। अगर OH को देखा जाए मोनोडेंटेट 1 डोनर एटम पर लिगेंड्स अटैच हैं। इथाइलिन डाई अमाइन के साथ 2 डोनर एटम अटैच होते हैं पर लिगेंड, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मोनोडेंटेट OH के साथ पर लिगेंड 1 डोनर एटम अटैच होता है, इसको 2 OH क्यों यहाँ भी OH के 2 हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 to the 4 और 2 1 the 1, टोटल आंसर आ जाएगा 6। ये बनाएगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच हो जाएंगे 6, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 6। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट शो स्टीरियो आइसोमरिज्म। इसमें से कौन से कॉम्प्लेक्सेस स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। स्टीरियो आइसोमरिज्म रिक्वायर ज्योमेट्रिकल एसिमेट्री और कैरोल सेंटर्स। कॉम्प्लेक्सेस विद आइडेंटिकल लिगेंड्स, symmetrical geometries or no special variation cannot exhibit stereoisomerism। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि स्टीरियोआइसोमेरिज्म को रिक्वायर्ड होती है ज्योमेट्रिकल एसिमेट्री या कैरोल सेंटर, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके लिगेंड्स एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो, जिनकी सिमेट्री जियोमेट्रिसिस हो या कोई भी नो स्पेशल वेरिएशन हो उसमें, वो स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स 1 को देखते हैं। कॉपर हेक्सा एक्वा +2 चार्ज के साथ ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, जिसके लिगेंड्स है 6 आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं H2O मॉलिक्यूल्स। ऑल पोजीशन जो होगी वो इक्विवेलेंट होंगी ड्यू टू सिमेट्री, इसलिए कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, नो पॉसिबल फॉर ज्योमेट्री और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो नंबर 1 है कि ये तो स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं करेगा। फिर पूछा था कौन सा स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं करेगा, तो नंबर 1 वाला भी स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं करेगा। एक तो ये हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है CuCl4 और होल कॉम्प्लेक्स का चार्ज है -2। इसका टेट्राहेड्रल है, टिपिकल फॉर कॉपर +2 आयन के लिए टेट्राहेड्रल आमतौर पर यूज होता है। इसमें 4 आइडेंटिकल क्लोरीन लिगेंड्स हैं, यूनिफॉर्म लिगेंड्स हैं, यूनिफॉर्म लिगेंड्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है लिगेंड्स एंड सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शेप है, इसकी भी सिमेट्रिक शेप है, तो नो स्टीरियोआइसोमरिज्म पॉसिबल। इसमें भी कोई स्टीरियोआइसम पॉसिबल नहीं है, ये भी स्टीरियोआइसम नहीं करेंगे, तो इसको हम टिक कर लेते हैं कि ये भी नहीं करेंगे। थर्ड है कॉपर अमाइन के 4 मॉलिक्यूल और OH2 के 3 मॉलिक्यूल और होल कॉम्प्लेक्स है -2। ये डिसऑर्टेड है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है और 7 कोऑर्डिनेट है, रेयर है बट अज्यूम ऑक्टाहेड्रल विद 1 H2O डिसोसिएटेड, जिसमें लिगेंड 4 अमोनिया है और 3 वाटर है। 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में शामिल है। अगर इसको एनालाइज किया जाए तो ये ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं और ये शो करते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, क्योंकि 2 डिफरेंट है, 2 डिफरेंट देखें लिगेंड अटैच है। जब डिफरेंट लिगेंड अटैच है तो वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बनाएंगे। ट्रांस आइसोमरिज्म में NH3 लिगेंड्स ऑपोजिट होंगे
और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में NH3 लिगेंड एक ही साइड पे होंगे जिसे किरॉल कहते हैं। तो ये आइसोमरिज्म शो करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो ऐसे बताएं जो आइसोमरिज्म शो नहीं करते, तो ये तो शो करते हैं, तो ये हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। फोर्थ वाला है निकल En होल ट्वाइस और चार्ज है +2। ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है क्योंकि इसमें कॉमन है फॉर Ni+2 विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंड्स, और इसमें लेगेंड देखा जाए तो ये भी दोनों आइडेंटिकल लेगेंड्स हैं, बाइडेंटेट है, इथाइल इन डाई अमाइन En लेगेंड्स, तो दोनों आइडेंटिकल होंगे। और एनालाइज किया जाए तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, ऑल पॉजिटिव इक्विवेलेंट, नो ज्योमेट्री आर ऑप्टिकल आइसोमर आर पॉसिबल। ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, ऑल पॉजिटिव इक्विवेलेंट है, कोई भी ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमर इसका पॉसिबल नहीं है। तो ये भी स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेंगे। स्टीरियो आइसोमर शो सिर्फ वो करते हैं जिसमें डिफरेंट हो, तो हमारे जो लेगेंड्स हैं वो डिफरेंट हो, इसमें तो सेम है, इसका मतलब है ये भी शो नहीं करेंगे, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि पूछा था कौन से शो नहीं करेंगे, तो 4 वाला भी शो हमारे पास नहीं करेंगे। तो 1, 2 और 4 ये स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 1, 2 और 4 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो अवेलेबल है वो करेंगे, तो कोई भी ऑप्शन नहीं शो कर रहा ना। तो डी देखिए, डी में कह रहा है 1 और 4, तो डी भी काफी हद तक ठीक ऑप्शन है कि 1 और 4 दोनों शो करेंगे, लेकिन ये मिस कर गया है कॉम्प्लेक्स 2 को, कॉम्प्लेक्स 2 भी शो नहीं करेगा। और सी देखा जाए तो ये भी कह रहा है कि 1 और 2 ओनली करेक्ट, ये 1 और 2 को शो करेंगे, और ये मिस कर गया है 4 को। तो हमने अपना बेस्ट ऑप्शन चूज किया है सी, जिसमें 1 और 2 तरतीब से आ रहे हैं। एक्चुअल में इसका बेस्ट ऑप्शन है 1, 2 एंड 4, जो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 12 है द वीकेस्ट फील्ड लेगेंड्स अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से सबसे कमजोर फील्ड लेगेंड कौन सा है? लेगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय, लेगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं बाय द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे हमने आयोडीन से लेके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी है CO तक, और जो वीकर फील्ड लेगेंड्स होते हैं वो कॉज करते हैं स्मॉलर ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, तो स्मॉल ऑर्बिटल स्प्लिटिंग करते हैं, जैसे हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट 6.2 में एक्सप्लेन करके आए हैं। आप ये भी देख सकते हैं, सिर्फ टाइम स्टेप पे क्लिक करें, इसी वीडियो में मौजूद है। तो इनका स्मॉलर ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होती है। अगर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखें तो साइनाइड ये इसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन सेप्टर है, लार्ज डेल्टा है। अगर अमोनिया को देखा जाए तो इसकी मॉडरेट फील्ड है, इंटरमीडिएट डेल्टा है। और H2 को देखा जाए तो वीक फील्ड है, स्मॉल डेल्टा है। और OH माइनस को देखा जाए तो ये वीकर है देन H2O, ये H2O से भी कम है ड्यू टू लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसकी पोजीशन आई है बिफोर H2O, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पोजीशन H2O से भी पीछे आई है इन द सीरीज। तो OH हमारा वीकेस्ट फील्ड लेगेंड्स है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। एग्जांपल दे सकते हैं OH माइनस में जैसे CrOH हेक्सा चार्ज -3, इसका डेल्टा 17400 सेंटीमीटर इनवर्स है, वीक फील्ड है। जबकि साइनाइड CrCN हेक्सा चार्ज -3, इसका डेल्टा 26300 सेंटीमीटर इनवर्स है, जो ज्यादा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक जो इसमें इन गिवन में जो सबसे कमजोर है वो है OH लेगेंड्स, ऑप्शन डी। 13 the highest oxidation state shown by first row transition metal is shown by, highest oxidation state और first row transition metal ये कौन शो करेगा? की कॉन्सेप्ट देते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट अराइज फ्रॉम लूजिंग ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट तब आएगी जब तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देंगे। मैग्नीज अचीव करता है +7 ड्यू टू हाफ फील्ड डी सबशेल स्टेबिलिटी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा मैग्नीज। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देते हैं। कॉपर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +1 +2 और मैक्सिमम +3 तक जाती है KCuF में। और मैग्नीज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 +4 और +7, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी जाती है +7 में, ये है KMnO4, 4 हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ लिख सकते हैं KMnO4 में इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। निकल इसकी कॉमन स्टेट है +2 और +3, लेकिन मैक्सिमम +4 तक जाती है NiF6 में। और कोबाल्ट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और +3, इसकी मैक्सिमम +5 तक जाती है, जो है कोबाल्ट F5 में। तो अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है मैग्नीज की +7, फिर निकल की +4, फिर कोबाल्ट की +5 और फिर कॉपर की +3। तो Mn मैग्नीज +7 ये स्टेबल है और कॉमन है। और इसी एग्जांपल है परमैंगनेट MnO4। तो मैग्नीज शो द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मैग्नीज। इन सब में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल में है वो है मैग्नीज। अब हम करेंगे शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन 1 है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टाइटेनियम इज हायर देन कैल्शियम, टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट ये हायर है कैल्शियम के मुकाबले में इन सेम पीरियड में। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं ऑन मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, और ये इन्फ्लुएंस होते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग, कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और डी ऑर्बिटल के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सोल्यूशन में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम
आर्गॉन 4s2 3d2, इसके वैलेंस में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है और टाइटेनियम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि कैल्शियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट कैल्शियम के मुकाबले में ज्यादा होगा। अगर हम इस पॉइंट को देखें, अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के, और टाइटेनियम हैज मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं जबकि कैल्शियम के 2 हैं। एंड अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये अनेबल होता है, अनेबलिंग स्ट्रॉन्गर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, कि डी ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गरली पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। थर्ड पॉइंट है हमारा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपैरिजन, और टाइटेनियम के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूशन करते हैं, और कैल्शियम के वीक बॉन्ड होते हैं वो इसलिए कि उसके सिर्फ देखिए यहाँ पे एस है, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। और जब डाटा देखते हैं तो इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो टाइटेनियम का है वो 1668 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट जो कैल्शियम का है वो 842 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कंक्लूजन ये निकली कि टाइटेनियम का हायर मेल्टिंग पॉइंट है, जिसकी वजह है कि उसके स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग है। क्वेश्चन 2 है, द फर्स्ट रो एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एक्सिस्ट इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। जो फर्स्ट रो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उनकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। होवेवर, जबकि जिंक शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन इट्स कम्प्लेक्सेस। अपने कम्प्लेक्सेस में जिंक सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वो क्यों? ऑक्सीजन स्टेट रिक्वायर होता है इनकम्प्लीट डी सबशेल फॉर इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्लेक्सिबिलिटी। जिंक की जो D10 कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको लिमिट कर देती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। काइंडली इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए इसी लेक्चर में MCQ नंबर 2 है, काइंडली इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा प्लीज, और MCQ नंबर 1 का सॉल्यूशन भी प्लीज देख लीजिएगा। तो ऑक्सीजन स्टेट के लिए रिक्वायर होता है इनकम्प्लीट डी सबशेल फॉर इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्लेक्सिबिलिटी, और जब जिंक का जो D10 कॉन्फ़िगरेशन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिमिट कर देती है। इसकी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखें तो जनरल ट्रांजिशन मेटल्स, जिसकी एग्जांपल है मैग्नीज Mn, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन, देन 4s2 3d5, तो ये शो करती हैं +2 +3 +4, और एज अ होल दोनों को मिला दिया जाए तो +7 मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं। 2 s ऑर्बिटल से भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से भी रिमूव किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव फ्रॉम बोथ 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कि जिंक है आर्गन 3d10 और 4s2, और जिंक +2 आयन है 3d10। ये इसका d ऑर्बिटल पूरी तरह कंप्लीट है। अगर s के 2 इलेक्ट्रॉन हम लूज कर दें तो d ऑर्बिटल पूरी तरह कंप्लीट है, इसलिए ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो वाई ओनली +2? रिमूविंग 4s2 इलेक्ट्रॉन गिव अनेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो D10 की कंप्लीट ऑर्बिटेशन आ जाती है। तो D से अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन और लूज उसी सूरत में करता है कि ताकि वो स्टेबल हो। अपनी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करता। तो अगर डी में से कोई इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका मतलब है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है, जिसकी वजह से जिंक का जो कंप्लीट फील्ड D10 ऑर्बिटल है, जो D10 शेल का कंप्लीट फिल है, ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि उसकी ऑक्सीडेशन टू स्टेट जो है वो सिर्फ +2 ही है, बाकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी नहीं होती, इसलिए कि D10 ऑर्बिटल उसका कंप्लीटली फिल्ड है। थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। इसका मतलब है किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद या इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, और ये हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उनकी पोजीशन मालूम हो इन द प्रोडी टेबल। और प्रोडी टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं जिसे कॉलम कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है, उनका चार्ज बिल्कुल सेम है। जैसे हैलोजीन्स है, हैलोजीन्स का सबका आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये लेक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इनका चार्ज होता है -1, इन सबकी का चार्ज -1 होता है। अगर ग्रुप 1 का देखा जाए तो ग्रुप 1 हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ग्रुप 1 के तमाम इलेक्ट्रॉन का चार्ज +1 होगा, और ग्रुप 2 का चार्ज हमेशा +2 होगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है ग्रुप 4 जो है, ग्रुप 4 वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चार्ज +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, और ये साथ में कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन करें लिगेंड्स, कोऑर्डिनेट नंबर और कॉम्प्लेक्स आयन। डेफिनेशन देखते हैं। लिगेंड्स एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, ये आयन होता है जो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है? टू द सेंट्रल मेटल एटम। किसी सेंट्रल मेटल एटम को वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, या सेंट्रल मेटल आयन को वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और वो मिलकर बनाते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हमारे पास अमोनिया है, ये कम्प्लेक्स बनाने के लिए सेंट्रल कोबाल्ट एटम को अपने लून पे डोनेट कर देते हैं और एक कम्प्लेक्स बना देते हैं। कोऑर्डिनेट नंबर, द नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर्स, कितने लिगेंड डोनर एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है, डायरेक्टली अटैच है टू द सेंट्रल एटम आयन। द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम डायरेक्टली अटैच है टू द सेंट्रल मेटल आयन। जैसे देख लेते हैं FeCN6 हेक्सासाइनाइड और चार्ज है -4, इसमें साइनाइड के 6 मॉलिक्यूल फेरस के साथ अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर होगा 6, क्योंकि 6 साइनाइड लिगेंड्स इसके साथ अटैच है।
नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स आयन, एक ऐसी चार्ज स्पीशीज कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल एटम, जिसमें कोई सेंट्रल एटम भी होगा या आयन होगा और वो बॉन्डेड होगा विया लिगैंड, तो लिगैंड के साथ वो बॉन्ड होगा विया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अ चार्ज स्पीशीज कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन बॉन्डेड टू लिगैंड्स विया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें सेंट्रल मेटल एटम हमारा कॉपर है, इसने बॉन्ड बनाया है, लिगैंड हमारे पास है H2O और ये चार्ज स्पीशीज भी ऐसे पॉजिटिव 2 चार्ज है, तो इस पूरे को हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स आयन है। कोऑर्डिनेट नंबर को मजीद देते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ लिगैंड्स एटम बॉन्डेड डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल आयन। इसमें देखें, इसमें यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल डायरेक्टली बॉन्डेड है टू द सेंट्रल मेटल एटम, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर होगा 6, क्योंकि 6 लिगैंड डायरेक्टली कोबाल्ट के साथ अटैच है। यहाँ पे अमोनिया के अमाइन के 2 लिगैंड डायरेक्टली Ag के साथ अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर होगा 2। और यहाँ En के 3 लिगैंड्स डायरेक्टली कोबाल्ट के साथ अटैच है, तो इसका लिगैंड होगा 3। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं, अगर कोऑर्डिनेट नंबर 2 होगा तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। ये सेंट्रल मेटल एटम है, एक लिगैंड इस तरफ, एक लिगैंड इस तरफ। अगर कोऑर्डिनेट नंबर हमारा होगा 4 तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी D10 की, ये होगी स्क्वायर प्लेनर। ये सेंट्रल एटम है और साथ में ये 4 आप हमारे लिगैंड अटैच होंगे। अगर कोऑर्डिनेट नंबर 5 है तो ये ट्राइगोनल बाईपैरामाइडल होगी या स्क्वायर बाईपैरामाइड होगी। तो अगर कोऑर्डिनेट नंबर 6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल होगी, ये आप देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट नंबर दे सकते हैं, उनकी ज्योमेट्री के नाम और साथ उनकी शेप और साथ हमारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस की एग्जांपल्स हैं। ये आप कॉमन लिगैंड्स भी देख लेते हैं, मोनोडेंटेट लिगैंड्स जिसमें हैलाइड्स हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, O-2 चार्ज, सल्फर -2 चार्ज, OH- साइनाइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड। बाईडेंटेट लिगैंड्स जिसमें ऑक्सलेट आयन है, En है, इथाइलिन डाइअमाइन स्टैंड फॉर En, ये फेन है, डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइमेट एनाइन जिसे DMG भी कहते हैं। और पॉलीडेंटेट लिगैंड्स जिसमें आता है हमारा EDTA, जिसका यहाँ पे चार्ज है -4। EDTA स्टैंड फॉर इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रेटेड Ti4+ complexes are colorless and hydrated Ti3+ complexes are colored। कि Ti+4 चार्ज वाले complexes colorless हैं, जबकि Ti+3 complexes जो हाइड्रेटेड है वो colored है। वो क्यों? जैसे हम जानते हैं कलर अराइज होता है फ्रॉम D to D ट्रांजिशंस, जिसके लिए जरूरत होता है पार्शली फिल्ड D ऑर्बिटल्स। पार्शली फिल्ड D ऑर्बिटल होगा और D से D ट्रांजिशन होगी तो वहां से कलर अराइज होंगे। और Ti3+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारी आर्गन 3D1, इसका पार्शली फिल्ड D ऑर्बिटल है। बल्कि Ti4+ में ऑर्गन की आर्गन और 3D0, इसके D ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो Ti+4 में D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो D से D ट्रांजिशन कहां से होगी, तो कलर कहां से आएगा, इसलिए ये कलरलेस होते हैं। सेकंड देखते हैं हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस। Ti+3 फॉर्म करते हैं TiH2O हेक्सा 6 और इसकी पावर होगी +3, जिसमें D1 सिस्टम अब्जॉर्व करेगा लाइट 500 नैनोमीटर की ग्रीन, जब ग्रीन को अब्जॉर्व कर लेगा तो वो अपीयर होगा वायलेट। जबकि Ti+4 चार्ज ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स आयन में TiH2 हेक्सा और इसका चार्ज होता है +4। अब इसके D ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो D से D ट्रांजिशन ही होती, जिसकी वजह से ये कलरलेस है। थर्ड देखते हैं एब्सेंस ऑफ कलर इन Ti+4, ओनली पॉसिबल ट्रांजिशन इन केस ऑफ चार्ज ट्रांसफर रिक्वायर अल्ट्रावायलेट लाइट नॉट विजिबल। चार्ज ट्रांसफर हो और अल्ट्रावायलेट लाइट रिक्वायर्ड हो, फिर ओनली पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकती है। कंक्लूजन देखते हैं, Ti+3 complexes are colored due to D-D transition और Ti4+ lack D-D electron transition for such transition। Ti4 से पास D से D ट्रांजिशन के इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिस वजह से वो कलरलेस होते हैं। 5 है, why do melting point of first row transition metal increase up to the middle and then decrease। क्यों जो मेल्टिंग पॉइंट है फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल के वो मिडल तक इंक्रीज होते हैं और उसके बाद डिक्रीज हो जाते हैं, इस पे कमेंट्स करें। तो मेल्टिंग पॉइंट को रिलेट करते हैं विद मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, जितनी मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट ये मैक्सिमाइज हो जाता है और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज हो जाती है बाय द अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अगर उसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी स्ट्रेंथ मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ और मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं, ट्रेंड एनालिसिस। मेल्टिंग पॉइंट ट्रेंड देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं और क्रोमियम पे जाके और वी पे जाके ये मैक्सिमम हो गए हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हो गए हैं, उसके बाद मैग्नीज से ड्रॉप हुए हैं, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ है और फिर इनका ड्रॉपिंग ट्रेंड आ गया। तो ट्रेंड एनालाइज में देखते हैं पीट, एक्स, क्रोमियम एंड मैग्नीज। क्रोमियम और मैग्नीज पे ये पीक भी होते हैं। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है क्रोमियम का 1907 डिग्री सेंटीग्रेड और वी 1910 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिक्लाइन हो जाते हैं मैग्नीज के बाद। और जिंक का लोअर मेल्टिंग पॉइंट है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन देखते हैं, अर्ली मेटल जिसमें है Sc से क्रोमियम, इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। और क्रोमियम पे जाके मैक्सिमम अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है 6 है। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, आर्गन 4s1 और 3d5, इसमें 6 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जो मेटल आ रहे हैं मैग्नीज से जिंक तक, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू पेयरिंग शुरू हो गई है। मेटालिक बॉन्डिंग का मैकेनिज्म देखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होंगे तो स्ट्रॉन्गर कोवलेंट कैरेक्टर इन बॉन्ड्स पैदा होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो स्ट्रॉन्गर कोवलेंट कैरेक्टर इन बॉन्ड्स
एंड एन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, जैसे निकल ले लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है ऑर्गन 4s2 3d8, इसकी वीक बॉन्डिंग होगी। तो कंक्लूजन लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पीक एट क्रोमियम एंड वेडियम ड्यू टू मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्लाइन एज द पेयरिंग इंक्रीज। फिर पेयरिंग बननी शुरू हो जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है। यहाँ से अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं जिससे मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। बाद में वो पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है जिससे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना शुरू हो जाते हैं। 6 है, वाई आर ट्रांजिशन मेटल यूज एज कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल को कैटलिस्ट के लिए क्यों यूज किया जाता है इंडस्ट्री में फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट रिएक्शन। इसकी एग्जांपल भी दें, कैटालिटिक एक्टिविटी स्टेम फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि उसकी ट्रांजिशन मेटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एंड सरफेस अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज होती हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं तफसील से। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिएक्शंस। एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीज +2 जो आयन है वो +3 आयन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, इसे कहते हैं रेडोक्स साइकिल्स। सेकंड है सरफेस अब्जॉर्प्शन, प्रोवाइड एक्टिव साइट फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये एक्टिव साइट प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए। फिर है इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स, कॉन्टैक्ट प्रोसेस देख लेते हैं जिसमें SO2 SO3 में कन्वर्ट होता है। 2SO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 में कन्वर्ट होता है और जिसमें V2O5 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। इसमें V की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो जाती है V की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये ऑक्सीडाइजिंग कर देता है SO2 को O2 के साथ रिएक्ट करके और SO3 बना देता है। इसमें वेनेडियम +4 ये कन्वर्ट हो जाता है वेनेडियम +5। और कंक्लूजन है कि ट्रांजिशन मेटल अनेबल एफिशिएंट कैटालाइसिस विया रेडोक्स साइक्लिंग। कि ट्रांजिशन मेटल बहुत ज्यादा एफिशिएंटली रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। और कैसे कैटा करते हैं? रेडोक्स साइक्लिंग के दौरान। कि अपनी रेडोक्स साइक्लिंग से मुराद है कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो रेडोक्स साइक्लिंग इज द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन और एंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। 7 है, द ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक ब्लू कोबाल्ट पेपर को हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर को टेस्ट करने के लिए। इफ द वाटर इज प्रेजेंट द पेपर टर्न पिंक। अगर उसमें पानी मौजूद है तो पेपर जो होगा वो पिंक हो जाएगा। दिस इज बिकॉज 6 वाटर लिगेंड्स एक्सचेंज फॉर 4 क्लोराइड लिगेंड्स प्रेजेंट इन कोबाल्ट क्लोराइड। ये इसलिए होता है कि 6 पानी के लिगेंड ये चेंज हो जाती हैं 4 क्लोराइड के लिगेंड के साथ, और ये क्लोराइड के लिगेंड्स कोबाल्ट क्लोराइड में प्रेजेंट होते हैं CuCl4 whole 2-। Write the equation to show the ligand substitution reaction when the test is positive। जब ये टेस्ट पॉजिटिव हो ligand substitution reaction, उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखें। तो कलर चेंज होता है ड्यू टू ligand exchange। जो कलर चेंज होता है वो ligand exchange हो जाती है इन द केमिकल रिएक्शन। आल्टर कर देते हैं, ऑल्टरिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्टेप बाय स्टेप पूछ लेते हैं। इनिशियल कॉम्प्लेक्स हमारा था कोबाल्ट क्लोरीन COCl4 और उसका होल चार्ज था -2। टेट्राहेड्रल ब्लू कलर। जब हमने इसका पानी के साथ रिएक्शन किया H2 हमारा लिगेंड है, ये रिप्लेस करेगा Cl- लिगेंड के साथ। तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास COH2O होल 6 हेक्सा एक्वा कोबाल्ट और चार्ज हो जाएगा +2 आयन, और ये ऑक्टाहेड्रल होंगे और ये पिंक हो जाएंगे। यानी कि जब कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को हम जिसका कलर पहले ब्लू था पानी के साथ रिएक्ट कराया, पानी में डाला तो वो पिंक हो जाएगा। क्वेश्चन में भी ये बताया गया। फिर रिएक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड पॉजिटिव -2 चार्ज के साथ वाटर में डाला हमने, ये बन जाएगा कोबाल्ट H2O का हेक्सा H2O होल 6 और चार्ज हो जाएगा +2 और साथ में 4 क्लोरीन आयन रिलीज होंगे। कलर चेंज देखते हैं। पहले इसका कलर होगा ब्लू और वाटर के साथ रिएक्ट करके इसका कलर हो जाएगा पिंक। 8 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर 2 आयन हैव डिफरेंट कलर, एक्सप्लेन व्हाई। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं कॉपर 2 आयन के, उनके मुख्तलिफ कलर होते हैं, वो क्यों, एक्सप्लेन करें। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कॉपर 2 के डिफरेंट कलर क्यों होते हैं? कलर असल में डिपेंड करते हैं लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ पे। जैसे ये हमारे पास कॉपर 2 है, इसके साथ मुख्तलिफ लिगेंड्स आ सकते हैं। जो लिगेंड्स अमोनिया आ सकता है, वाटर आ सकता है, क्लोराइड आ सकता है। ये जो लिगेंड्स होते हैं ये मॉडिफाई कर देते हैं d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग एनर्जी को। वैसे हमारे कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑर्गन 3d9 और इसमें 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब इसके साथ कोई लिगेंड्स आ जाता है तो वो इसकी d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी को मॉडिफाई कर देते हैं। जब मुख्तलिफ लिगेंड्स आते हैं इसके साथ अटैच होते हैं तो d ऑर्बिटल की एनर्जी स्प्लिटिंग मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो वो डिफरेंट कलर शो करना शुरू कर देती है। जैसे कॉपर के साथ अगर 6 वाटर मॉलिक्यूल आ जाए, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल ये मॉडिफाई कर देंगे d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग एनर्जी को। अब इसका जो डेल्टा हो जाएगा वो 12600 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ये रेड लाइट को अब्जॉर्ब करके और खुद ये ब्लू नजर आएंगे। यानी कि इसमें जो लिगेंड वाटर है उसने कॉपर 2 आयन का कलर चेंज कर दिया है उसके d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग एनर्जी को मॉडिफाई करके। इसलिए कॉपर के साथ अगर अमोनिया आ जाए तो ये अमोनिया लिगेंड अपने लिहाज से मॉडिफाई करेगा d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग एनर्जी को और ये डिफरेंट कलर शो करेगा। जैसे यहां देखिए कॉपर के साथ अगर 4 अमोनिया आ जाए और 2 वाटर मॉलिक्यूल आ जाए, अब ये डिफरेंट तरीके से इसकी मॉडिफाई होगा d ऑर्बिटल और ये
डेल्टा 15800 सेंटीमीटर इनवर्स देते हुए ये ऑरेंज को अब्जॉर्ब करके तो ये डी ब्लू कलर शो करेगा। तो डिफरेंट लिगेंड जो होते हैं वो स्प्लिटिंग एनर्जी का जो डेल्टा है ये मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे जो कलर अब्जॉर्ब हो रहा है या कलर जो मिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, तो हमें कॉपर जो आयन है वो डिफरेंट कलर में नजर आता है। ये सिर्फ कॉपर पे अप्लाई नहीं होता, ये दूसरे कम्प्लेक्सेस जैसे यहाँ पे Ni निकल है इन पे भी इसी तरह अप्लाई होता है कि डिफरेंट कलर लेगेंड्स आके इसके डी ऑर्बिटल को मॉडिफाई कर देते हैं। इसे कहते हैं डी ऑर्बिटल की डी से डी ट्रांजिशन होती है, और ट्रांजिशन में इसका एक एनर्जी ऑर्बिटल होता है T2g। ये इसके डी ऑर्बिटल की एनर्जी मॉडिफाई हो जाती है और ये Eg ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से मुख्तलिफ लेगेंड्स आने की वजह से जो हमारा मेटल है वो डिफरेंट कलर शो करता है। यहां पे आप देख सकते हैं कॉपर, एक्वा के 4 और H2। अगर आप इसमें SS अमोनिया डालें तो अमोनिया एक नया लिगेंड आ गया। इससे पहले इस कॉम्प्लेक्सेस का कलर था पेल ब्लू, लेकिन अमोनिया जब वाटर एक्वा को यहां से किक आउट करके उसकी जगह खुद ले लेगा तो अब नया लिगेंड आ जाएगा, नया लिगेंड आ जाएगा और वो कॉपर के डी ऑर्बिटल को मॉडिफाई करेगा और उसका कलर चेंज कर देगा और ब्लू सोल्यूशन बना देगा। अब इस कॉम्प्लेक्सेस को देखें, अगर इस पे हमारे पास अमोनिया लिगेंड आ जाए तो ये ब्लू सोल्यूशन से पेल ब्लू पेरिस्पेशियन सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह लिगेंड चेंज होने से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग एनर्जी तब्दील हो जाती है, क्योंकि हर लिगेंड की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो मुख्तलिफ होती है। डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होती है और मुख्तलिफ कलर आ जाते हैं। तो कलर डिपेंड होते हैं लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पे, जो मॉडिफाई कर देते हैं डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग एनर्जी। तो कॉपर 2 की कॉन्फिगरेशन देखते हैं। कॉपर 2 होगा पॉजिटिव 2 आयन, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये ऑर्गन 3d9, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3d9 है तो पहले 8 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग करेगा। इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड d9 स्प्लिट हो जाएगा इनटू d2g ऊपर 6 और e ऊपर पावर 3 ऊपर लिखेंगे और 6 ऊपर लिखेंगे। ये d9 भी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा सब ऑर्बिटल्स। कलर का ओरिजिन तब होता है जब डी और डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होती है, और T2g ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे राइट एरो लगा देते हैं, चेंज हो जाएगा Eg में। वेरिएशन डेल्टा देते हैं, डेल्टा नॉट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एग्जांपल देते हैं कॉपर हेक्सा एक्वा प्लस 2 चार्ज वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसका डेल्टा है 12600 सेंटीमीटर इनवर्स। ये अब्जॉर्ब करेगा रेड लाइट और ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा तो ये ब्लू नजर आएगा। और CuNH3 होल 4 और एक्वा होल ट्वाइस और इसका चार्ज भी है +2, इसका डेल्टा है 15800 सेंटीमीटर इनवर्स। ये अब्जॉर्ब करेगा ऑरेंज और ये ब्लू नजर आएगा। कंक्लूजन देखते हैं, डिफरेंट लिगेंड कॉज वेरिंग डेल्टा नॉट। मुख्तलिफ लिगेंड्स डेल्टा नॉट की वैल्यू को वेरी कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे और वैल्यू आ रही है और यहाँ और वैल्यू आ रही है। चेंजिंग अब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड लाइट, जिसकी वजह से जो लाइट अब्जॉर्ब हो रही है या री एमिट हो रही है वो चेंज हो जाता है, उसका कलर, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाती है। अब हम करेंगे लॉन्ग कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन 1 है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम +2। क्रोमियम +2 आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है टू क्रोमियम मेटल, क्रोमियम आयन से वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्रोमियम मेटल बनेगा। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है E0 वो है -0.91 वोल्ट। और क्रोमियम 3+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्रोमियम 3+ इलेक्ट्रॉन गेन करके क्रोमियम +2 में कन्वर्ट होगा, इसकी वैल्यू है E0 की -0.41 वोल्ट। तो प्रेडिक्ट करें कि क्या वेदर क्रोमियम 2 आयन विल डिस्प्रोपोर्शनेट टू क्रोमियम 3 आयन एंड क्रोमियम मेटल। इफ यस then write the possible ion equation। की कंसेप्ट देखते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन अकर होती है जब E0 रिडक्शन का जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर हो E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से फॉर द सेम स्पीशीज, रिजल्टिंग इन अ पॉजिटिव ओवरऑल सेल पोटेंशियल। ओवरऑल जो सेल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमेशा E0 सेल ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए इसके नतीजे में। और हमने प्रेडिक्ट करना है कि क्रोमियम 2 आयन जो है क्या वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा क्रोमियम 3 आयन को और क्रोमियम मेटल को। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देखते हैं इसका। क्रोमियम +2 आयन के 3 मोल रेड करके क्रोमियम +3 आयन के 2 मोल बनाएंगे और साथ में एक क्रोमियम मेटल बनेगा। इसमें ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन देखते हैं, जिसमें क्रोमियम +2 आयन चेंज होगा क्रोमियम +3 आयन में और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब यहां से ये यूजिंग इक्वेशन 2, ये दूसरी वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे कि E0 ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू -E0 ऑफ रिडक्शन। और सेकंड इक्वेशन में रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया गया है E0 -0.41 वोल्ट, तो -0.41 वोल्ट यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ये फार्मूले के माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन में क्रोमियम +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्रोमियम मेटल बना देगा। यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे क्रोमियम +2 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्रोमियम मेटल बना देगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा -0.91 वोल्ट। अब हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन को बाय 2। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 क्रोमियम +2 आयन चेंज होंगे 2 क्रोमियम +3 आयन और 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन वो सेम रहेगा। अब ओवरऑल रिडक्शन देखेंगे। ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम दोनों को कंबाइन करेंगे। तो जब हम कंबाइन करने जाएंगे तो हमारे रिएक्टर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और प्रोडक्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्रोमियम है प्रोडक्ट में, ये वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा।
और यहाँ पे प्रोडक्ट में है 2 क्रोमियम प्लस 3 आयन, ये भी वैसे ड्रॉप हो जाएगा। अब आ जाते हैं रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में यहाँ है 2 मोल ऑफ क्रोमियम प्लस 2 आयन और 1 क्रोमियम प्लस 2 आयन का मोल यहाँ पे है, ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा 3 मोल ऑफ क्रोमियम प्लस 2 आयन। इस तरह ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे ई नॉट ऑफ द सेल जो होता है ई रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन का ई नॉट हम यहाँ पे निकाल चुके हैं -0.91, यह -0.91 और ऑक्सीडेशन का है +0.41, यह आएगा +0.41। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा -0.50 वोल्ट। अब क्योंकि जो ई नॉट है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ई नॉट सेल है वो 0 से कम है, इसलिए रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 आएगी तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। तो क्रोमियम प्लस 2 आयन डज नॉट डिसप्रोपोर्शनेट ड्यू टू नेगेटिव ई नॉट सेल -0.50 वोल्ट। तो क्रोमियम प्लस 2 आयन डिसप्रोपोर्शनेट नहीं करेगा क्योंकि ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ द 3D एटॉमिक ऑर्बिटल। 3D एटॉमिक ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग पैटर्न है उसमें फर्क बयान करेंगे 2 कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस में। कॉपर 2 के 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक है CuH2O हेक्सा, H2 के 6 मॉलिक्यूल और +2 चार्ज, और एक है CuCl4 और इसका -2 चार्ज। डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री पर और लाइगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी ज्योमेट्री कैसी है और उसकी लाइगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ कैसी है। अगर वो ऑक्टाहेड्रल है तो वो स्प्लिट होगा, स्प्लिट इनटू T2G जो कि लोअर है और EG जो कि हायर है। इसके अलावा अगर वो टेट्राहेड्रल है तो स्प्लिट होगा इनटू E इसमें लोअर होगा और T2 हायर होगा। मजीद स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखें तो ज्योमेट्री एंड स्प्लिटिंग देखते हैं कॉपर हेक्सा एक्वा +2 आयन की, इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और स्प्लिटिंग EG ऑर्बिटल्स होंगे Dx² - y² ऑर्बिटल्स DZ², ये दोनों हायर होंगे, हायर देन T2G ऑर्बिटल जो कि हमारे पास है DXY ऑर्बिटल, DXZ ऑर्बिटल एंड DYZ ऑर्बिटल्स, और इनका डेल्टा नॉट होगा 12600 सेंटीमीटर इनवर्स जो एक मॉडरेट वैल्यू है। कॉपर +2 आयन D ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन D9, इसमें मिलाएंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इलोंगेट्स बॉन्ड, तो ये स्प्लिटिंग होगी EG फर्दर EG की स्प्लिटिंग हो जाएगी इसमें। फिर देखते हैं और CuCl4 होल -2 आयन कॉम्प्लेक्स, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, इसमें स्प्लिटिंग होगी T2 ऑर्बिटल की, इसमें T2G जो है जिसमें DXY DXZ DYZ ये हायर होंगे देन E ऑर्बिटल, और E ऑर्बिटल में शामिल होंगे Dx² - y² और DZ² से, और डेल्टा T ये नियरली इक्वल होगा 4/9 डेल्टा नॉट के, जो वीकर स्प्लिटिंग होगी। कलर डिफरेंस देते हैं, कॉपर हेक्सा एक्वा +2 कॉम्प्लेक्स ऑब्जॉर्व करेगा रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ 12600 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल होगी, और ये ब्लू नजर आएंगे, और कॉपर टेट्राक्लोराइड होल -2 कॉम्प्लेक्स ये ऑब्जॉर्व करेगा लोअर एनर्जी यानी कि येलो ग्रीन ड्यू टू स्मॉलर डेल्टा टी, और ये अपीयर होगा येलो ग्रीन। कंक्लूजन देखेंगे, स्प्लिटिंग पैटर्न डिफर ड्यू टू ज्योमेट्री इन कॉपर हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स आयन और कॉपर टेट्राक्लोराइड, दोनों कॉम्प्लेक्स आयन का जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है क्योंकि दोनों की ज्योमेट्री डिफरेंट है। इसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल और इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल एसिमेट्रिक है वर्सेस टेट्राहेड्रल ये सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, और हमें मालूम है कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है और लाइगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, और यहाँ दोनों की ज्योमेट्री डिफरेंट है, इसलिए डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होगी वो भी डिफरेंट होगी। कॉपर हेक्सा का +2 कॉम्प्लेक्स में Dx² - y² और DZ² ये हायर होंगे एज कम्पेयर टू DXY DXZ और DYZ, लेकिन कॉपर टेट्राक्लोराइड में DXY DXZ और DYZ ये हायर होंगे एज कम्पेयर टू Dx² - y² और DZ² के, क्योंकि दोनों की ज्योमेट्री डिफरेंट। हमारा क्वेश्चन 3 है, द फॉलोइंग स्कीम शो सम रिएक्शन ऑफ कॉपर 2 आयन। कॉपर 2 आयन के कुछ रिएक्शन शो किए हैं जिसमें कॉपर +2 आयन पेल ब्लू पेरिसिटेट सोल्यूशन ए बना रहा है, फिर ये सोल्यूशन एसेस ऑफ NH3 के साथ ऐड करके सोल्यूशन बी बना रहा है। तो दूसरे एंड पे कॉपर +2 आयन कंसंट्रेटेड HCl के साथ ऐड करके सोल्यूशन सी बना रहा है, और सोल्यूशन सी को जब हीट किया जाता है कॉपर सॉलिड के साथ तो ये कॉपर क्लोराइड प्लस एक्वा सोल्यूशन आ रहा है। तो सगेस्ट द फार्मूला ऑफ A B एंड C, A B C के फार्मूला क्या होंगे, इसका हमने टेबल की फॉर्म लिखा है कि कॉपर +2 एक्वा सोल्यूशन NaOH के साथ ऐड करेगा तो पेल ब्लू पेरिसिपेशन बनाएगा, ये जो है ये एसेस NH3 के साथ ऐड करेगा तो सोल्यूशन बी बनाएगा, और यही कॉपर 2 आयन जब कंसंट्रेटेड HCl के साथ ऐड करेगा तो सोल्यूशन सी बनाएगा, और इसका सोल्यूशन सी जब हीट करेंगे कॉपर के साथ ये बनाएगा CuCl2-। पहले हम अमोनिया का रूट देखते हैं, कॉपर का ये अमोनिया वाला रूट, जब अमोनिया वाला रूट देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ पेल ब्लू प्रिसिपिटेट A, इसका रिएक्शन होगा जो पाथवे 1 में विद NaOH, पहले NaOH के साथ होगा फिर एसएस NH3 के साथ होगा। जब कॉपर +2 एक्वस NaOH 2NaOH के साथ ऐड करेगा तो ये बनाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉलिड जिसका कलर होगा पेल ब्लू प्रिसिपिटेट, इसको हम सोल्यूशन ए भी कहेंगे, और यही पेल ब्लू प्रिसिपिटेट ए जो है ये जब एसएस अमोनिया NH3 के साथ ऐड करेगा तो ये कॉपर टेट्रा अमाइन +2 आयन का कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका कलर होगा डीप ब्लू सोल्यूशन बी, इस एक्वा सोल्यूशन का कलर होगा डीप ब्लू सोल्यूशन
अब सेकंड पासवर्ड देखते हैं जिसमें कॉपर प्लस 2 आयन कंसंट्रेटेड HCl के साथ ऐड करेगा, सोल्यूशन सी बनाएगा, फिर हीट करेंगे इसे कॉपर के साथ, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा CuCl2 और इसका चार्ज होगा माइनस। तो पासवे 2 विद कंसंट्रेटेड HCl और उसके बाद हीट विद कॉपर मेटल, इसमें कॉपर एक्वा सोल्यूशन 4HCl कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करेगा और CuCl4 और उसका कॉम्प्लेक्स चार्ज होगा -2, एक्वा सोल्यूशन बनाएगा और ये होगा येलो सोल्यूशन सी। अब येलो सोल्यूशन सी हमारा ये था, इसको हम रिएक्टेंट के तौर पे ले लेते हैं, कॉपर Cl4 इसका चार्ज होगा 2 माइनस एक्वस और ये इसे कॉपर के साथ हम हीट करेंगे। जब से कॉपर के साथ हीट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CuCl2 और इसका चार्ज होगा माइनस एक्वस आफ्टर हीटिंग। और ये हमें यहाँ पे दिया हुआ था, हमने सोल्यूशन सी बताना था, ए बताना था और बी बताना था। और सोल्यूशन ए होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा सोल्यूशन ए होगा। फिर कॉपर टेट्रामाइन का कॉम्प्लेक्स विद पॉजिटिव 2 चार्ज, ये हमारा सोल्यूशन बी होगा। और पाथवे 2 में कॉपर जब कंसंट्रेटेड HCl के साथ ऐड करेगा तो कॉपर टेट्राक्लोराइड और इसका चार्ज कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा 2 माइनस, येलो कलर का सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन सी होगा। तो ये हमारे 3 सोल्यूशन आ जाएंगे। हमने कलर पहले बता दिए हैं कि सोल्यूशन बी का कलर होगा डी ब्लू, देख लें सोल्यूशन का कलर होगा यहाँ पे दिया हुआ है हमने, डी ब्लू सोल्यूशन बी का कलर होगा। और सोल्यूशन सी का होगा येलो, हमने बता दिया कॉपर टेट्राक्लोराइड -2 चार्ज के साथ इसका येलो सोल्यूशन कलर होगा। क्वेश्चन सी है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन सी इज हीटेड विद कॉपर। जब सी को हीट किया हमने कॉपर के साथ तो इसकी टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगी। आल्सो स्टेट द रोल ऑफ कॉपर इन दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में कॉपर का रोल क्या होगा। रिएक्शन और रोल ऑफ रिएक्शन देखते हैं। रोल ऑफ कॉपर रिएक्शन है व्हेन सोल्यूशन सी या CuCl4 की होल कॉम्प्लेक्स का चार्ज है -2, इसे हीट करेंगे कॉपर मेटल के साथ तो ये बनेगा 2CuCl2 और कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा माइनस। इस टाइप को कहते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें कॉपर प्लस 2 आयन और एक न्यूट्रल कॉपर मिल के कॉपर प्लस आयन बनाते हैं, 2 कॉपर प्लस आयन बनाते हैं, इसको कहते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें रोल ऑफ कॉपर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ये ऑक्सीडाइज टू Cu+ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉपर का रोल है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन ये है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स CuCl2 माइनस इज प्योर इनटू वाटर, जब हम सॉल्यूशन को पानी में डाल देंगे, विच कलर प्रिसिपिटेट इस फॉर्म, किस कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा। जस्टिफाई इट्स कलर, इसका कलर जस्टिफाई भी करें। तो जब हमने इसको पानी में डाला तो सोल्यूशन टर्न हो जाएगा पेल ब्लू में, हाइड्रोलाइजिस हो जाएगा और फॉर्म बनाएगा कॉपर हेक्सा एक्वा +2 कॉम्प्लेक्स आयन। इक्वेशन देख लेते हैं, कॉपर टेट्राक्लोराइड 2 माइनस आयन जब वाटर के साथ ऐड करेगा तो हेक्सा एक्वा कॉपर +2 आयन का कॉम्प्लेक्स बनाएगा और 4Cl क्लोराइड आयन रिलीज करेगा। तो पेल ब्लू कलर ड्यू टू, ये पेल ब्लू कलर क्यों आएगा, ड्यू टू डी ट्रांजिशन होगी इन ऑक्टाहेड्रल इसलिए हमारे पास होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा। तो जब कॉपर टेट्राक्लोराइड कॉम्प्लेक्स -2 वाला आयन प्योर करेंगे इनटू वाटर तो इसकी ऑब्जर्वेशन आ रही है सोल्यूशन टर्न पेल ब्लू, ये सोल्यूशन पेल ब्लू हो जाएगा और प्रेसिपिटेट मे फॉर्म। एक्चुअली इन वाटर द टेट्राहेड्रल जो होगा कॉपर टेट्राक्लोराइड -2 कॉम्प्लेक्स इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं रहता, ये हाइड्रोलाइज हो जाती है और ये बना देता है हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन, ये हमारा बन गया है हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन विच इज पेल ब्लू और इसका कलर होता है पेल ब्लू। इक्वेशन हम यहाँ पहले बता चुके हैं। और कलर पेल ब्लू ड्यू टू, ये क्यों होता है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में डी ट्रांजिशन होती है जिस वजह से इसका कलर पेल ब्लू हो जाता है। क्वेश्चन 4 देखेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स जिसमें कॉपर H2O4 NH3 और +2 चार्ज है और साथ में PT NH3 और Cl2, ये ट्रांजिशन मेटल के 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये शो करते हैं सेम टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। तो नेम द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, इनकी टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म बताएं। पहले हम देखेंगे सोल्यूशन में टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ये शो करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जिसे कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। और इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल, जिसमें एक्वा वाटर के 4 ये देखें वाटर के 4 मॉलिक्यूल, कॉपर हमारा सेंट्रल मॉलिक्यूल है और NH3 के 2 मॉलिक्यूल, ये NH3 के 2 मॉलिक्यूल मिलकर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। और इसमें सिस आइसोमर्स में NH3 लिगेंड एडजेसेंट होंगे, NH3 लिगेंड सबके सब एक ही साइड में होंगे, ये बचेगा सिस आइसोमर्स। और सिस में अमोनिया एक ही साइड में है और ट्रांस में देखें सिस में एक ही साइड पे और ट्रांस में ये अपोजिट साइड पे आ गए। इस तरह ये बनाएंगे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, सिस आइसोमरिज्म ट्रांस आइसोमरिज्म। ट्रांस आइसोमरिज्म में जो अमोनिया होगा वो अपोजिट साइड पे होंगे, जैसे हम यहाँ पे देखा अमोनिया जो होंगे वो अपोजिट साइड पे होंगे, ये आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। लेकिन सिस ट्रांसमिशन में ये सेम साइड पे होंगे और ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, यहाँ पे 90 डिग्री अपार्ट होंगे NH3। और अगर PT NH2 और Cl2 इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, जिसमें सिस आइसोमरिज्म में क्लोरीन दोनों एक ही साइड पे होंगे और ये 90 डिग्री अपार्ट होंगे, जबकि ट्रांस आइसोमरिज्म में क्लोरीन अपोजिट साइड पे आ जाएंगे और अमोनिया इसके ऊपर आ जाएंगे। इस तरह क्लोरीन अपोजिट साइड पे आ जाएंगे 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस तरह अमोनिया भी अपोजिट साइड पे आ जाएंगे 180 डिग्री का बनाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांस आइसोमरिज्म, ये हमारा सीधा आइसोमरिज्म, ये हमारा ट्रांस आइसोमरिज्म। क्वेश्चन 5 है, एक्वस कॉपर 2 आयन कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द लिगेंड्स। एक्वस कॉपर 2 आयन कॉम्प्लेक्स बनाता है लिगेंड के साथ, अमोनिया के साथ एंड 1,2 डाई अमाइन ओन थेन एस्टोन, और इसके हमें रिएक्शन भी दिए हुए हैं।
साथ में के स्टेबिलिटी की वैल्यू दी गई है दोनों की। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखनी है फॉर बोथ इक्वेशन एंड स्टेट देयर यूनिट्स, तो साथ में यूनिट भी लिखेंगे हम। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट में देखें यहाँ पे कॉपर एक्वा होल्ड 4 पावर 2 आयन En और चार्ज है +2, ये हमारा प्रोडक्ट है। जो और स्टेबिलिटी कांस्टेंट में जो प्रोडक्ट की आयन की कंसंट्रेशन होती है वो ऊपर आ जाती है, और रिएक्टेंट ये हमारे रिएक्टेंट है, इनकी आयन की कंसंट्रेशन हमारी नीचे आ गई है। और यूनिट देखा जाएगा तो ऊपर वाले और नीचे वाले यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक मोल इनवर्स यूनिट रह जाएगा। इसी तरह दूसरे रिएक्शन में भी हम ऐसे ही करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम ऊपर लिख देंगे, वाटर इसमें शामिल नहीं करेंगे, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे NH3 के 2 मोल थे, NH3 के 2 मोल थे, तो NH3 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। अब यूनिट के लिए इसका यूनिट इसके यूनिट से कैंसिल हो जाएगा, NH3 की यूनिट होगा मोल मोलैरिटी और इसका आ जाएगा मोलर -2 क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो ये हमारी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की इक्वेशन आ जाएंगी दोनों की, फॉर En एंड फॉर अमोनिया 2 अमोनिया। बी है ऑफ द 3 कंप्लेक्स इन अबव 2 इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में स्टेट द फार्मूला ऑफ द कंप्लेक्स दैट इज मोस्ट स्टेबल, इसमें से कौन सा कंप्लेक्स है जो ज्यादा स्टेबल है, और रीजन भी दें। तो मोस्ट स्टेबल कंप्लेक्स हमारे पास है कॉपर एक्वा होल 4 और En, और इसका कंप्लीट का चार्ज है +2, तो ये हमारे पास सबसे मोस्ट स्टेबल कंप्लेक्स है। रीजन देखते हैं, हायर के स्टेबिलिटी, इसकी के स्टेबिलिटी की वैल्यू, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहाँ देखिए यहाँ 3.98 × 10⁻10 है, जबकि इसकी 5.05 × 10⁻7 है, इसकी के स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। सेकंड है चिलेट इफेक्ट, बाइडेंटेट लिगेंड जिसे En कहते हैं, फॉर्म स्टेबल 5 मेंबर रिंग एंट्रोपिकली फेवर्ड, तो बाइडेंटेट लिगेंड्स 5 मेंबर रिंग बनाते हैं जो ज्यादा फेवर्ड है। एग्जांपल ले सकते हैं कि En डबल बॉन्ड आएगा H2N के साथ, और नाइट्रोजन एक यहाँ कार्बन के साथ, ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ, तो फॉर्म 2 बॉन्ड्स, यहाँ पे En डबल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा ज्यादा स्टेबल है।